समंदर, रेगिस्तान, मैदान या पहाड़, देश की सरहदों की हिफाजत में हिंदुस्तान के जवान दिन रात मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, काम करते हैं। अब चीन की सीमा से सटे एलएसी पर ठंड के दिनों में चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां 0 से 35 डिग्री नीचे के तापमान में सेना के जवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। देखिए फायर एंड फ्यूरी कोर की ताकत। यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जवानों ने रस्सों से खींचकर इस गन को हजारों फीट ऊंचे बंकर पर तैनात कर दिया। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से भारतीय सेना की गिनती पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। सेना की यही वो ताकत है जिससे देश के दुश्मन घबराते हैं और देश की सरहदें हर वक्त दुश्मनों की निगाहों से महफूज रहती हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्र रक्षा के संकल्प में अब बात भारत श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज की। भारत और श्रीलंका के नौसैनिकों के बीच विशाखापट्टनम में आज से स्लाइनेक्स 2024 यानी कि श्रीलंका भारत नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। इस अभ्यास का समापन 20 दिसंबर को होगा। दोनों मुल्कों के बीच इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच शांति, सहयोग और आपसी संचालन क्षमता सशक्त करना है। समंदर की लहरों पर शक्ति का प्रदर्शन, हिंद के सुरमाओं के शौर्य की गवाही बनेगा आसमान। हिंद के प्रहरियों के पराक्रम को सलामी देंगी लहरें। भारत तीन तरफ समंदर से घिरा है, लिहाजा समंदर की तरफ से आने वाला खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की नौसेना हर वक्त हर पल खुद को परखती रहती है। दूसरे मुल्कों के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियों को धार देती रहती है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना आज से श्रीलंका के साथ नौसैनिक अभ्यास का आगाज कर रही है। भारत श्रीलंका के बीच आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है स्लाइनेक्स 2024 यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना की 3 कमानों में से एक पूर्वी नौसेना कमान की देखरेख में स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना का मुख्यालय है और यहीं 4 दिनों तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। इस अभ्यास का समापन 20 दिसंबर को होगा। स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले 2 दिन 17 से 18 दिसंबर तक हार्बर फेज का आयोजन होगा, जिसमें दोनों मुल्कों की नौसेना के बीच आपसी समझबूझ बढ़ाने के लिए पेशेवर और सामाजिक संवाद होगा। 19 और 20 दिसंबर को सी फेज का आयोजन होगा। इस दौरान समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाएंगे, जिनमें विशेष बलों के संचालन, गन फायरिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। आधुनिक समुद्री संचार और नेविगेशन तकनीकों को साझा किया जाएगा। हवाई और समुद्री सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टरों का समन्वय और संचालन किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं समंदर की लहरों पर अपना पूरा दमखम दिखाएंगी। पिछले कुछ सालों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग काफी मजबूत हुए हैं और इसमें स्लाइनेक्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का ये 11वां चरण है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इस बार भारत की ओर से आईएनएस सुमित्रा इस अभ्यास में हिस्सा लेगा। आईएनएस सुमित्रा पूर्वी बेड़े का एक नौसैनिक ऑफशोर गश्ती पोत है। साथ ही विशेष बलों की टीम भी इस अभ्यास में शामिल होंगी। वहीं श्रीलंका से एसएलएनएस सायूरा अभ्यास में शामिल होने विशाखापत्तनम पहुंच चुका है। ये एक ऑफशोर गश्ती पोत है जिस पर विशेष बलों की टीमें तैनात होती हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का दायरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस साल का नौसैनिक अभ्यास न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच गहरी कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी उजागर करता है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना है। ऐसे में अभ्यास से दोनों मुल्कों की नौसेनाएं अपने अनुभवों और तकनीकों को साझा करती हैं, जिससे सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही समंदर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच शांति, सहयोग और आपसी संचालन क्षमता सशक्त होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तीर्थों की नगरी प्रयागराज, जहां महाकुंभ मेले में रौनक बढ़ने लग गई है। साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है। अब तो अक्षय वट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। संगम नगरी जो इन दिनों एक नए स्वरूप, नए अंदाज और नए रंग में नजर आ रही है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए अकबर के किले में बंद अक्षय वट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अक्षय वट कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु यहां आकर इस अक्षय वट के दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है अक्षय वट के दर्शन के बिना स्नान और पूजा अधूरी मानी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में आकर यहां औपचारिक शुरुआत की, साथ ही 55,000 करोड़ की कार्य योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें अक्षय वट कॉरिडोर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय वट का दर्शन और पूजन भी किया, जिसके बाद यह अक्षय वट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। नहीं, अभी तक तो नहीं देख पाए थे। बड़ी प्रसन्नता हुई महाकुंभ का अवसर पर हम लोग आए थे। ये भी सोच कर आए कि पहले चल के देख लिया जाए, नहीं तो महाकुंभ होगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए देख लें। अभी तो फिर महाकुंभ में तो हम लोग आएंगे ही, बीच में फिर से आएंगे। और यह बहुत अच्छा है कि आज दर्शन करने को हमको मिल गया, जो हम लोग तरसते रह गए थे, अब मिल गया। बहुत खुशी हुई। पहले तो हम लोग नहीं देख पाते थे, कुंभ मेला की वजह से हम लोग यहाँ दर्शन कर पाए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करके। ये हम लोगों की बहुत खुशी की बात है। अक्षय वट ये मोदी जी का देन है, जो अक्षय वट खोलकर हम लोगों को यहाँ क्षय न होने वाला वृक्ष का दर्शन देने को दे रहे हैं। दर्शन का ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बनवा दिया इन्होंने। तो 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होना है, लेकिन संतों के पहुंचने से इस पावन धरती पर अभी से आस्था की बयार बह रही है। नया अखाड़ा हर दिन प्रयाग नगरी पहुंच रहा है। नजारा ऐसा है कि हर तरफ साधु संत देखने के लिए मिल रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद यहाँ की छटा एकदम निराली होगी। इसी बीच आपको कुछ ऐसे बाबा से भी मिलवाते हैं जो अपनी अनूठी प्रतिज्ञा के साथ कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक कई साधु सन्यासी संगम की रेती पर धूनी रमाने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा रुद्राक्ष बाबा और एनवायरमेंट बाबा की है। संत अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर वक्त गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी ही अनोखी प्रतिज्ञा और अनोखे स्वरूप के साथ साधु संत कुंभ नगरी में पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद अब तक 3 वर्ष में 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं। कॉरिडोर बनने के बाद से यहां दर्शन में श्रद्धालुओं को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, जो आस्था का एक बड़ा केंद्र है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। कॉरिडोर निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और बढ़ गई है, जिसके चलते बाबा का आशीर्वाद पाने की अभिलाषा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कहीं ज्यादा हो गई है।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के इस दरबार में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। सुविधापूर्ण दर्शन के साथ ही बाबा की पूजा अर्चना और यहाँ होने वाली आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होने पर श्रद्धालुओं की खुशी चेहरे पर साफ झलकती है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही, मतलब एकदम पीसफुल वाली फीलिंग है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्राउड रहता है, बट वंस यू आर इन तो सब कुछ सही है। अभी ये जो कॉरिडोर बना है ना, वो बहुत अच्छा है और ऑर्गेनाइज्ड भी चल रहा है। अभी क्यू और दर्शन का सब अच्छे से लिखा हुआ है, क्या क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सब लिखा हुआ है और सब गाइड भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। वाराणसी और आसपास के लोगों के अलावा यहाँ दूसरी जगहों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जगह जगह धाम में LED टीवी भी लगे हैं, जिसके माध्यम से लाइव दर्शन के साथ ही सनातन धर्म से संबंधित विशिष्ट संदेशों का प्रसारण भी किया जा सके। हाँ, यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे काशी विश्वनाथ का दरबार है, कॉरिडोर वगैरह भी बहुत अच्छा बन गया है और यहाँ भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बनारस में पहले के अपेक्षा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और हम लोग यहाँ के कॉरिडोर, गंगा घाट सब लोग घूमे हैं, हम लोग बहुत अच्छा लगा है और पहले से तो बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया है। बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से वाराणसी में व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। साथ ही मंदिर प्रशासन की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। धाम के द्वारा चलाई जा रही, संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें संस्कृत के छात्रों को भोजन देना, वस्त्र देना, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराना, अस्पतालों में, BHU में, जिला अस्पताल में और कैंसर अस्पताल में यहाँ से भोजन भी भेजा जा रहा है तीमारदारों के लिए और मरीजों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा जो सामाजिक कल्याण के जो प्रकल्प हैं और सनातन धर्म को पुष्ट करने वाले प्रकल्प हैं। उदाहरण के लिए यहाँ के लोक कलाकारों को और सनातन कलाकारों को लगातार यहाँ संवर्धन दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के इस दरबार में श्रद्धालुओं को और अच्छी सुविधा देने पर भी मंदिर प्रशासन काम कर रहा है। भविष्य में भी हमारी योजनाएं इनको और ज्यादा स्केल अप करने की है। अभी जैसे हर वर्ष गर्मी में हमको यहाँ पर आप जर्मन हैंगर देखते हैं लगाना पड़ता है, तो इसको इस बार टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाकर पूरे धाम को कवर कर दिया जाएगा, जिससे बार बार की कवायद से बचा जा सकेगा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। काशी पाप नाशी नगरी भी कहलाती है और बाबा विश्वनाथ की महिमा तो निराली है ही। मान्यता है कि यहाँ जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सब के चलते लोगों की आस्था बहुत ही गहरी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसे धाम के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो टापू पर स्थित है। राजस्थान के एक गांव का ये धाम पर्यटन के लिहाज से भी विशेष हो चुका है। यहाँ के हनुमान मंदिर में पिछले 29 साल से रामायण का पाठ चल रहा है और आज की तारीख में ये स्थिति हो गई है कि पाठ पढ़ने के लिए और पाठ करने के लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। आस्था का ये वो स्थान है जहां हर समय राम का नाम गूंजता रहता है। कमल सरोवर के बीच बने इस मंदिर में पिछले 29 वर्षों से इसी तरह रामचरितमानस की गूंज हवाओं में तैरती रहती है। राजस्थान के कोटा शहर से 32 किलोमीटर दूर डूंगर रज्जिया गांव में लोगों ने अपने श्रम से आस्था और श्रद्धा का ये धाम बनवाया हुआ है। टापू पर बने इस हनुमान मंदिर में 20 जनवरी 1996 से अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ, जो अनवरत चल रहा है। बारिश हो या तूफान या आपदा भी आई, लेकिन रामायण का ये पाठ यहाँ चलता ही रहा है।
एक आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। कमल के फूलों से चारों ओर से घिरा ये सरोवर और बीच में टापू पर ये एक हनुमान वाटिका की तरह है गांव वालों के लिए। वो बताते हैं, हम अंदर लेके चलते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर जो रामायण का पाठ है, अखंड पाठ जिसको कहेंगे, वो चल रहा है। जैसे ही ये पढ़ रहे हैं अभी पाठ, और जैसे ये उठेंगे तो यहाँ पर पाठ करने के लिए गांव में से इनके बाद कोई और आ जाएगा। इस जगह पर एक संत आकर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। बाबा कमलदास जी महाराज नाम के संत ग्रामीणों की मदद से इस स्थल को विकसित करने में जुट गए। उन्होंने ही यहाँ अखंड रामायण पाठ शुरू किया था। यहाँ पे एक महान संत हुए बाबा कमलदास जी त्यागी, उनके द्वारा रामायण की स्थापना 20 जनवरी 1996 को हुई। धीरे धीरे लोगों का जुड़ा हुआ हनुमान जी महाराज से इसकी कृपा दृष्टि रही गाँव में कि धीरे धीरे ये एक पर्यटन स्थल हो गया। और 24 घंटे 29 वर्ष से अखंड रामायण पाठ चल रहा है साहब। 24 घंटे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, कैसा भी भयंकर तूफान हो, लोग अपने समय के पूरे पाबंद हैं। कभी भी जाके, जैसे मेरे को 2 घंटे देने हैं तो मैं 2 घंटे जाकर दूंगा ही दूंगा। पहले यहाँ ग्रामीण नाव से नदी पार कर रामायण पाठ करने के लिए आते थे, लेकिन बाद में पुल का निर्माण होने से इस जगह पर पहुँचना आसान हो गया और बच्चे बुजुर्ग सभी बारी बारी से आकर यहाँ पाठ करते हैं। 29 सालों से यहाँ पर लगातार रामायण और दीप ज्योति जला रखी है। यहाँ पे गांव वाले बच्चे, बूढ़े, बच्चे सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। 7-7 दिन तक वेट करते रहते हैं कि कब मेरा नंबर आए रामायण पढ़ने के लिए। कमल सरोवर करीब 280 बीघा यानी 32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके बीच में टापू है जहां आने जाने के लिए 300 फीट से ज्यादा लंबी पुलिया बनी हुई है। सरकारी मदद से यहां टापू को 10 बीघा में विकसित किया गया। साल 2000 में हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ। टापू पर बैठने के लिए बड़ा हॉल, संत निवास, अतिथि विश्राम गृह और सुलभ शौचालय की सुविधा के साथ ही करीब 4 बीघा में गार्डन तैयार कराया गया। पर्यटन विभाग ने साल 2011 में इसे पर्यटक स्थल घोषित किया और करीब 50 लाख से विकास और सौंदर्यीकरण का काम कराया गया, जो आज आस्था के साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं एआई स्टोरीज पर। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत की विंझाऊ सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाके में अब एक ऐसा रोबोट सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ गश्त कर रहा है जो न सिर्फ मैदान बल्कि पानी में सुरक्षा गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस ये रोबोट क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकता है, उनकी तस्वीरें ले सकता है, अपराधियों को पकड़ने के लिए उन पर जाल फेंक सकता है। ये गोलाकार रोबोट कैमरा और फ्लैश लाइट से भी लैस है। चीन की सड़कें और उस पर घूमता हुआ ये रोबोट अपने आकार की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। चीन का यह नया पुलिस रोबोट उन हिस्सों में भी जाने की क्षमता रखता है जहां पेट्रोलिंग के पारंपरिक उपकरण जा नहीं सकते हैं। लंच टाइम में अब बात जायके की। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको देश भर के जायके से हम लगातार रूबरू करवाते ही रहते हैं, तो आज बारी है मुंबई के मिसल पाव की, जिसका स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। आपको ले चलते हैं मुंबा देवी मिसल पाव सेंटर, जहां खास रेसिपी और मसालों के जरिए मिसल पाव और वड़ा बनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के लोअर परेल इलाके में। साउथ मुंबई में लोअर परेल रेलवे स्टेशन आता है, मेरे ठीक पीछे है।
वेस्टर्न लाइन में ये स्टेशन आता है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डिश मिलती है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, जिसका नाम है मिसल पाव। तो मैं पहुंच गया हूं, क्या वाकई में लोगों का जो कहना है वो सही है? अच्छा, मैं खुद तो खाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या वाकई में वो स्वाद है जिसके बारे में बड़ी ही तेजी से मुंबा देवी का ये जो रेस्टोरेंट है वो वायरल है। आइए फिर चलते हैं, रेस्टोरेंट के ओनर से बात करते हैं। विशाल पुजारी हमारे साथ इस समय हैं। विशाल, मैंने काफी नाम सुना है, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुंबा देवी ही आपने अपने इस मिसल सेंटर का नाम क्यों रखा? एक्चुअली ये जो आउटलेट है हमारा रेस्टोरेंट है, ये बहुत काफ़ी साल पुराना है, अराउंड 1970s 80s के आसपास। तो उस हिसाब से वो जो मेरे ग्रैंडफादर ने ये नाम रखा है एज मुंबा देवी होटल करके। सैनी व्यवसाय है मतलब आप? ये थर्ड जनरेशन आप बोल सकते हो, मतलब 50-55 साल हो गए। 50-55 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, ये मिसल पाव क्या चीज क्या है, अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें, और आपके लिए कितनी विशेषता है इसकी? मिसल पाव एक्चुअली एक महाराष्ट्रन ऑथेंटिक डिश है जो ब्रेकफास्ट के लिए मोस्टली प्रीफर करते हैं। और ये ग्रेवी जो पतला ग्रेवी रहता है स्पाइसी, वो फरसान के साथ उसको मिक्स करते हैं, ऑनियन डाल के गार्निश करके वो एक मिसल पाव, उसके बाजू में पाव रख दिया, मिसल पाव हो गया। अच्छा, ग्रेवी में वटाने होते हैं? जी, वटाने के उसल होते हैं। अगर उसमें फरसान डाला तो मिसल पाव हो गया, और अगर उसमें वड़ा डाला तो वो वड़ा उसल हो गया, और वड़ा नहीं रहा तो वो खाली उसल रहेगा। अच्छा, ये कितने रुपए में मात्र आपको देते हैं? ये मिसल पाव हमारे यहाँ पे 50 रुपीज है, वड़ा उसल 45 रुपीज है। मिसल उसल और वड़ा उसल, आखिर इसका टेस्ट क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मुंबईकर हमारे साथ कुछ हैं। क्या भैया, कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग। कब से आते हैं? बचपन से आ रहे। बचपन से आ रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है? मुंबा देवी मिसल और वड़ा उसल। बहुत बढ़िया, अच्छा टेस्ट। कब से आ रहे हैं? काफी दिनों से आता हूँ। काफी दिनों से। ये काम करते हैं ना? हाँ हाँ, काम जॉब करता हूँ। महाराष्ट्र से ही? मैं महाराष्ट्र में काफी दिनों से हूँ। महाराष्ट्र में। और वैसे कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। ये देखिए, पाव भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मंगाया जाता है और इस तरीके से पाव रखा जाता है। राजस्थान। मैं ओडिशा से। उड़ीसा से हैं। अच्छा, तो ये बताइए मिसल का टेस्ट कैसा लग रहा है? एक नंबर। मुझे लग रहा है मुझे भी टेस्ट कर ही लेना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम भी कुछ खाते हैं। अब चलिए जरा सा मैं भी टेस्ट करता हूँ। पाव इस तरह से तोड़ करके जो है खाते हैं इसे। कड़ी का पत्ता भी देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कितना प्यारा सा। अच्छा, दिखने में बड़ा प्यारा है, लेकिन डर क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा मसाला है, कहीं पेट में जाकर के गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मसाला हजम करना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए पाचन क्रिया में। यहाँ बहुत मजेदार है। 2 पाव से मेरा बहुत हो जाएगा, बट मुझे लगता है ग्रेवी कम है, मैं भी एक्स्ट्रा ग्रेवी मंगा लूंगा। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए भाई, मैं अब खाने पे टूटने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन तृप्त करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप भी साउथ मुंबई के आसपास यहाँ वहाँ कहीं आए हुए हैं तो लोअर परेल के मुंबा देवी फास्ट सेंटर में आना बिल्कुल भी मत भूलना, स्टेशन के ठीक सामने है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं सबसे अच्छा मिलता है, मुंबई की कई जगह है जहाँ पर मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पर टेस्ट है वही सबसे बेस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। एक बुजुर्ग दंपति को नोएडा प्राधिकरण का चक्कर लगवाना अथॉरिटी के कर्मचारी पर भारी पड़ गया। अथॉरिटी के सीईओ को जब इस बात का पता चला तो सीईओ ने कर्मचारियों को अनोखी सजा दी। सीईओ ने सभी कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने की सजा सुनाई। दरअसल बुजुर्ग दंपति अपनी संपत्ति से जुड़े कुछ काम के लिए बार बार अथॉरिटी आ रहे थे। जब उनकी परेशानी सीईओ को पता चली तो सीईओ अथॉरिटी के कर्मचारियों की हरकत से नाराज हुए। उन्होंने कर्मचारियों को अनोखी सजा सुना दी। अब सीईओ का ये कदम सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ जहां प्रदूषण का कमबैक हो गया, वहीं पहाड़ों पर भीषण ठंड के बीच बर्फबारी का रोमांच उठाने पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगा है।
देखिए, उत्तर भारत में मौसम ने लोगों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। एक तरफ पारा डाउन हो रहा है तो वहीं प्रदूषण फिर से लौट आया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी इस वक्त दोहरी मार झेल रही है, जहां एक तरफ ठंड बढ़ गई है तो दूसरी तरफ राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। यानी दिल्ली वालों के लिए डबल अटैक का अलर्ट है। आज सुबह दिल्ली का AQI 418 दर्ज किया गया। ज्यादातर इलाकों में AQI स्तर 400 के पार ही रहा। सबसे गंभीर हालात जहांगीरपुरी में दर्ज किया गए, जहां AQI 466 है। आनंद विहार में स्तर 465 रहा। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई। गले में खराश, बुखार, खांसी, अस्थमा की शिकायत भी हो रही है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में जहां पहुंची। अगर बीते 2 दिन पहले की हम बात करें तो वहीं AQI 200 पार था, लेकिन आज मंगलवार को AQI 450 के पार जो है वो दिल्ली NCR में अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है। इस वक्त हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जो तस्वीर है वो एकदम धुंधली नजर आ रही है। अगर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूं तो ठीक मेरे इस वक्त पीछे इंडिया गेट की तस्वीर है। कुछ दिन पहले तस्वीरें बेहद साफ थी, विजिबिलिटी अच्छी खासी हो गई थी, दिल्ली की हवा जो थी वो एकदम साफ थी। लेकिन अब वहीं अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी एकदम जीरो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 2 दिन से ही हुआ है। अगर हम AQI की हम बात करें तो 200 से सीधा 400 के पार पहुंचना अपने आप में बेहद खराब श्रेणी में बताता है। पिछले एक दिन पहले यानी कल सोमवार को ग्रैप 3 की पाबंदियां जो है वो दिल्ली NCR में लागू की गई थी, लेकिन आज प्रदूषण का स्तर देखते हुए ग्रैप 4 जो है दिल्ली NCR में वो लागू कर दिए गए, जिसके अंदर तमाम पाबंदियां, जिसमें 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो अब हाइब्रिड मोड पे चलेगी, यानी घर से जो है ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। तमाम चीजें इसमें आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन काफी आ जाते हैं, जिसमें भारी जो वाहन है उसकी दिल्ली एंट्री बंद हो जाती है। वहीं कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन जो ये हवा की स्थिति है वो बेहद ही इस वक्त खराब है, क्योंकि जो वायु है वो बेहद ही धीमी स्तर पर है, जिसकी वजह से जो धूल है वो इस वक्त हवा में जमा हो गया, जिसकी वजह से AQI जो है वो लगातार दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के प्रदूषण की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको कश्मीर में ठंड के कहर के बारे में बताते हैं। प्रचंड ठंड और शीतलहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घाटी भीषण ठंड के आगोश में है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बर्फ ने अपना बसेरा ना बनाया हो। सड़क, दुकान, मकान, घर की छतें, पेड़ पौधे सभी कुछ बर्फमय है। बर्फ की मोटी परत इन पर बिछी हुई है। पर्यटकों के लिए गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहें किसी शीतकालीन वंडरलैंड से कम नहीं है। ज्यादातर सैलानी इन्हीं जगहों पर आ रहे हैं और खूबसूरत यादें अपने जहन में सजो रहे हैं। ठंड की वजह से कई झरने जम चुके हैं तो कुछ जमने की कगार पर हैं। श्रीनगर से 42 किलोमीटर की दूरी पर द्रंग वाटरफॉल सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। द्रंग की नहीं, तंगमार्ग और उत्तरी कश्मीर के वाटरफॉल की खूबसूरती भी इन दिनों देखते ही बन रही है। बर्फ मौसम हमने कभी नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल खूब हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। 2 दिन बाद फाइनली स्नोफॉल मिली है गुलमर्ग में। सो वेट ही कर रहे थे इसका। तो हिमाचल के है लेकिन पहली बार यहाँ पर लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। हमने पहले ये नज़ारा देखा नहीं अभी, तो हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही कुदरती जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही अब मतलब भव्य नज़ारा है। बेस्ट ट्रिप एवर, मतलब लाइफ की बेस्ट ट्रिप है हमारी कश्मीर में। लेकिन बहुत सारे पहाड़ी रीजन्स घूमे, लेकिन ये बेस्ट था, सबसे बेस्ट था। संदेश सबको ये देना चाहता हूँ, अपनी लाइफ टाइम में एक बार यहाँ पे जरूर आएं, जरूर विजिट करें, यहाँ पे यहाँ का आनंद लें और यहाँ पे खूब सारे एंजॉय के मेमोरेबल मोमेंट्स लेके यहाँ पे लेके। घाटी की बात करें तो सर्दियों के सीजन की जान है बर्फबारी, और इस बार पर्यटन अगर व्यवसाय की बात करें तो लोग काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि प्री सीजन ही तकरीबन 2 से 3 स्पेल हुए हैं बर्फबारी के। अभी कुछ ही दिन पहले एक वाइड स्प्रेड जो है स्नोफॉल देखा गया, जहां तकरीबन सारे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं जो पर्यटन स्थल हैं, मशहूर पर्यटन स्थल जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग, वहां भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई। और बर्फबारी के बाद जब धूप खिलती है तो ये जगहें बिल्कुल एक गहने की तरह जो हैं खिल उठती हैं, चमक उठती हैं, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अद्भुत दृश्य इस वक्त गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग, जहां धूप के बाद जो है बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और इसी वजह से देश और दुनिया से जो पर्यटक हैं अब ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, और यही चाहते थे घाटी के खासकर जो टूरिज्म
जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े लोग चाहते थे कि बर्फबारी हो, और जब ये दृश्य बाहर जाएंगे, जब ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो लोग जो हॉलीडे प्लान कर रहे हैं वो कश्मीर जरूर आएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अब धीरे धीरे जो पर्यटकों का रश है बढ़ रहा है इन जगहों पे। आने वाले दिनों में अगर IMD का माने तो एक और बर्फबारी का स्पेल हो सकता है, और इस बार भारी बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में, और उसके साथ साथ शायद श्रीनगर और जो मैदानी जो बाकी इलाके हैं वहां भी सीजन की पहली बर्फबारी हो। तो आने वाला समय और भी अच्छा हो सकता है घाटी के लिए, जहां सर्दी बहुत ज्यादा है उसमें कोई शक नहीं। रात का जो तापमान है गिरता जा रहा है, -5.4 श्रीनगर अगर आज रात की बात करें, और गुलमर्ग पहलगाम जैसी जगहों में तो बिल्कुल ठिठुरने वाली सर्दी है, फ्रीजिंग कोल्ड जिसको आप कहते हैं। लेकिन इस ठंड के मौसम में जो जज्बात गर्म कर रही है चीज वो ये है कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात, और जो भी लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं खुश हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो हैं अब कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, और अब जबकि बर्फबारी और एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, तो ये जो रश है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।